A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टोटल 42 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज शाम को 4 बजे आप लोगों का साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है, इसीलिए मैं आपको सुबह ही बता दे रहा हूं। तो आज शाम को 4 बजे आप लोगों का साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है सोडियम, ऑप्शन बी दिया है नियॉन, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी दिया है नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोडियम। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में Na लिख के दे दिया जाए और जो आपके ऑप्शंस हो वो यहाँ पे इस फॉर्म में दे दिया जाए, आपको Na लिखा हुआ मिल जाए, नियॉन की जगह आपको Ne लिखा हुआ मिल जाए और हाइड्रोजन की जगह H और नाइट्रोजन की जगह N। तो ऐसे भी ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो या फिर सोडियम की जगह आपको Na लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसे भी आप लोगों को लर्न कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम और सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी कई बार कराया हुआ है और मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में एप्सम सॉल्ट का सूत्र पूछा गया था। ठीक है, एप्सम सॉल्ट या फिर आप बोल सकते हैं एप्सम लवण, इसका सूत्र पूछा गया था। 2020 का पेपर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी Na2SO4.10H2O। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Na2SO4.10H2O। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्या पूछा गया है? धोने के सोडा यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है और मैं आपको बता दूं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी Na2CO3.10H2O। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोने के सोडा या फिर आपसे पूछा जाए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Na2CO3.10H2O। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी NaAlO2। यही है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र और मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे लिखा है हाइपो का रासायनिक सूत्र है। क्या पूछा गया है? हाइपो का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। हाइपो जिसको हम सोडियम थायोसल्फेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, मैंने आपको कई बार बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी Na2S2O3.5H2O। और कहीं कहीं आपको केवल यही लिखा हुआ मिलेगा Na2S2O3, केवल इतना ही लिखा हुआ मिलेगा। और कहीं कहीं आपको Na2S2O3.5H2O लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों तरीके से आपको फॉर्मूले को याद कर लेना है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दोनों ऑप्शंस आपके साथ में नहीं रहेंगे, कि तो आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा या फिर ये वाला ऑप्शन रहेगा, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो दोनों तरीके से इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी विद्युत अपघटन द्वारा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे है, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, यानी भूपटल में जो एल्यूमिनियम है ये लोहे से अधिक पाया जाता है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। इसका रीजन क्या है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा क्या है? अधिक खर्चीली है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहां पे लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको यहां पे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, कि एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये वाला जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछे आते हैं, ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है सीसा, जिसे आप लेड के नाम से जानते हो। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी निकेल और ऑप्शन डी दिया है तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्यूमिनियम। यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, यानी जंग रहित लोहा बनाने के लिए जो प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा क्रोमियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन में आपको Cr भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऑप्शन जैसे एल्यूमिनियम, यहाँ पे Al आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कार्बन की जगह C, क्रोमियम की जगह Cr और टीन की जगह Sn।
ऐसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। टिन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, टिन को हम SN से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे भी ऑप्शंस आप लोगों को लिखे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे इस्पात लिखा हुआ, इस्पात से हमारा मतलब किससे होता है, स्टील से होता है। ध्यान रखिएगा, जो स्टील होती है ये लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों की मिश्र धातु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस्पात मतलब स्टील। ठीक है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ये बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे आते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन या एथिलीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा आइसोप्रीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का मॉक टेस्ट आ चुका है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मॉक टेस्ट आप लोगों का आ चुका है यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आप वहां पे जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट में आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस बार। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस के भी नहीं है। तो एक बार देखिएगा, मॉक टेस्ट दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार आपको क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में डिफरेंट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके सिलेबस के भी नहीं है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आएगा आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे आपकी बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ अरिहंत की बुक पढ़ ली है तो हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बार पेपर आप लोगों का कई शिफ्ट में होने वाला है। सभी शिफ्ट के पेपर आपके अलग अलग होंगे, यानी क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो अलग अलग पूछे जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो। तो क्वेश्चंस आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे इस बार, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। यहां पे लिखा है कि बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। देखिए क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए दिया है तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी दिया है टिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, इसका करेक्ट आंसर होगा जस्ता, जिसे आप जिंक के नाम से जानते हैं, Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है, यानी लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है कच्चा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी ढलवा लोहा और ऑप्शन डी दिया है स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिटवा लोहा। ध्यान रखिएगा, यहां पे लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है या फिर लोहे का शुद्ध रूप क्या है, तो ये है पिटवा लोहा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ या फिर आप बोल सकते हैं कि लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी टिन और ऑप्शन डी दिया है कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यानी क्रोमियम, Cr, इसको हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह यानी लोहे के साथ कौन सी धातु, कौन सी महत्वपूर्ण धातु, यहां पे महत्वपूर्ण पूछा गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। तो यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रोमियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। ये तो आप बड़े आसानी से बता पाएंगे, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। रबड़ दिया है, नहीं हो सकता है। इस्पात इस क्वेश्चन का करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा, कांच भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस्पात, जिसे आप स्टील के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, हरा कसीस यानी ग्रीन वेट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। क्या पूछा गया? हरा कसीस यानी ग्रीन वेट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, FeSO4.7H2O। ये होता है ग्रीन वेट्रियोल यानी हरा कसीस, इसका रासायनिक सूत्र। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस बार पेपर ग्रुप ए वालों का 3 दिन होने वाला है। एक दिन में आपका 3 मीटिंग पेपर होगा। तीनों मीटिंग के जो पेपर होंगे वहां पे क्वेश्चंस आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। इस बार जो आपका क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहां तक कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे और आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस का नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे है कि किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था, या फिर आप बोल सकते हैं वोल्फ्राम। क्या बोल सकते हैं? वोल्फ्राम भी आप बोल सकते हैं, ऐसे वोल्फ्राम कहा जाता था, आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी दिया है रेडियम। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहा जाता था? टंगस्टन को। क्योंकि देखिए जो वोल्फ्राम है ना, ये टंगस्टन का लैटिन नेम है। क्या है? ये टंगस्टन का लैटिन नाम है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे टंगस्टन का लैटिन नेम पूछा जाए तो आप बोलेंगे वोल्फ्राम। क्या बोलेंगे? वोल्फ्राम बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे लिखा है टंगस्टन। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हम टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टंगस्टन जो है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? विद्युत प्रेस जो कपड़ा प्रेस करने वाला होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए दिया है तांबे का तार, ऑप्शन बी नाइक्रोम का तार, ऑप्शन सी सीसा का तार और ऑप्शन डी दिया है लोहे का तार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाइक्रोम का तार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है नाइक्रोम का तार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो हीटर का तार होता है वो किस पदार्थ का होता है? वो भी नाइक्रोम का ही होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम। आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गैलियम होगा। क्या होगा? गैलियम, जिसको हम Ga से रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैलियम, यानी Ga से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? थोड़ा दूसरी तरीके से यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में भी है, वहां दूसरे टाइप से है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कैडमियम या बोरॉन और ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा कैडमियम या बोरॉन। ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में कैडमियम भी लिखा हुआ मिल सकता है और बोरॉन भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दोनों को साथ में दे दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन सी आपका कैडमियम दिया हो और ऑप्शन डी आपको यहाँ पे बोरॉन दे दिया जाए। ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि तो ये दोनों आपको साथ ही में लिखे हुए मिलेंगे या फिर दोनों में से एक आपको लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको कैडमियम लिखा हुआ मिल जाए या फिर हो सकता है आपको बोरॉन लिखा हुआ मिल जाए। जो लिखा हुआ मिलेगा उसी पे आप टिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दोनों साथ ही में लिखा हुआ है तो करेक्ट आंसर यही आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए केमिस्ट्री में क्वेश्चंस में कई तरीके से चेंजेस किए जाते हैं और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इस बार जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2021 में, यहां आपको साइंस में ही आपको क्वेश्चंस टफ देखने को मिलेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यानी साइंस में आपको थोड़ा क्वेश्चंस हाई लेवल के देखने को मिलेंगे और खासकर आपको फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आपके थोड़ा डिफरेंट पूछे आते हैं और केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चंस डिफरेंट देखने को मिलेंगे क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स आपके दिए गए, कहीं से भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है, थ्योरी पार्ट के बीच में से बन जाता है। ये मत सोचिएगा कि जो अरिहंत की बुक में जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, किसी किसी चैप्टर में आप केमिस्ट्री में चेक करेंगे कि 20 क्वेश्चन दिया है, 25 क्वेश्चन दिया है, तो उसी में से थोड़ी ना क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि कई मीटिंग्स में पेपर होंगे। तो क्या इसी 20-25 क्वेश्चन जो आपके चैप्टर्स में दिए होते हैं उन्हीं में से सब क्वेश्चंस बन जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्योरी पार्ट के बीच में से बनेंगे जो आपको क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए केमिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो बस ईजी होते हैं, बस आपको क्या किया जाता है, आपको ऑप्शन में ही कंफ्यूज कर दिया जाता है या फिर लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, उसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ लिया गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं पूछा गया है कि सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सी है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में, यानी इन चारों में से कौन सबसे अधिक मुलायम धातु है, ये आपसे पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है। यहाँ पे निम्नलिखित में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सोने को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से, ये भी आपको ध्यान रखना है, लर्न कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि सोने को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो AU से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे लिखा है कि चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। क्या लिखा है? चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का ऑक्सीकरण हो जाता है, अवकरण हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है या फिर सल्फोनीकरण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये आज मैं आपको पहली बार करवा रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अगर पूछ लिया गया ना तो आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे क्वेश्चन है कि मार्शल अम्ल, मार्शल एसिड के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिए गए हैं। मार्शल अम्ल यानी मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, H2S2O8। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मार्शल अम्ल के नाम से जानते हैं या फिर इसे बोला जाता है पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे आंसर करेंगे? ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या मैं क्लास 9th और 10th की बुक
पूरी पढ़ लूँ तो मैं पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि केवल आप क्लास 9th और 10th की बुक पढ़ के यहाँ पे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप लोगों के पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में कई चैप्टर्स आपके अलग से होते हैं जो कि 9th और 10th में आपके नहीं हैं। तो इसके लिए आपको बुक अलग से पढ़नी पड़ेगी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए आज वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सिलेबस काफ़ी लेंदी है पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, केवल आप 9th और 10th की बुक पढ़ के ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रुप ए में कुछ क्वेश्चंस आपके 12th लेवल के भी पूछे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 24 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है। क्या पूछा गया? टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चारों आपके हाइलोजन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजन्स के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हाइलोजन कौन है इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। क्या पूछा गया? हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए दिया है फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी दिया है आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हैलोजनों में जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है वो होता है फ्लोरीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स करवा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। आप 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। किसकी? केमिस्ट्री की। वहां पे आपको 105 वीडियोस मिलेंगी जहां पे मैंने आपको चैप्टर्स लाइन से पढ़ाए हुए हैं और चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं। आप लोग क्या करते हैं? प्लेलिस्ट चेक नहीं करते, बस कमेंट करने लग जाते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल्स को चेक करना है जाके देख लीजिएगा, जिस जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचने लगेंगे कि ये कैरो अम्ल क्या होता है, यानी कैरोज एसिड ये क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा H2SO5। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ है। अगर H2SO4 लिख देंगे तो वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, H2SO5 इसको हम किस नाम से जानते हैं? कैरो अम्ल यानी कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको हम पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर पर सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा हैलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 28 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, ये तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा इसमें हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। तो ये है मॉर्फिन, ये नहीं होता है। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं आपके हैलोजन परिवार के सदस्य। ये मॉर्फिन यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? तो जो मॉर्फिन है ये नहीं है, और ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये सब हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? ये तो लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में यानी 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। कई बार
मैंने करवाया हुआ था लास्ट ईयर ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वैसे भी यहाँ पे फ्लोरीन ही होगा अगर किसी भी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगी फ्लोरीन की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही देख के क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, दूसरा, ना कि यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बाद में सर्च करते हैं ऑनलाइन और बाद में आके कमेंट करके कहते हैं कि इसका आंसर ये नहीं वो होगा, वो नहीं ये होगा। वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से चेक ही नहीं करते, तुरंत क्या करेंगे, बस ऑनलाइन मिलाने लग जाते हैं। पहले एक बार चेक कर लिया कीजिए। उनका हर बार ऐसा ही होता है, कोई ना कोई स्टूडेंट आता है कहता है कि इसका आंसर ये नहीं वो होगा। वो लोग क्या करते हैं, चेक करते नहीं है, बस क्वेश्चन देखा नहीं, बस ऑनलाइन सर्च करने लगते हैं। तो पहले एक बार अच्छे से चेक किया कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तब आके कमेंट किया कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पहला नहीं पूछा जा रहा है। अगर पहला पूछा जाएगा तो एल्यूमिनियम होगा, लेकिन दूसरा पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लौह। लौह से मतलब लोहे से, ध्यान रखिएगा, यानी लोहा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं, बस तुरंत चेक करने लग जाते। तो यहाँ पे दूसरा पूछा गया, ध्यान रखिएगा, सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हाँ एक बार क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लिया जाए, फिर चेक किया जाए, फिर बोला जाए। वो लोग क्या करते, बस क्वेश्चन देखा नहीं, बस अपना ही आंसर बताने लग जाते हैं, और जो गलत आंसर बताते हैं वही जाके वो क्वेश्चन पेपर में भी टिक करके चले आते हैं, और उनको ये गलतफहमी होती है कि हमने आंसर सही किया है। और जब बाद में यहाँ पे रिजल्ट आता है, जब आंसर की आती है, तब उनको पता चलता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया है। तो इसीलिए पहले से कह रहा हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए, चेक किया कीजिए, फिर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं, देखिए जंग लगने के लिए 3 घटक यहाँ पे आवश्यक होते हैं। तो वो 3 घटक कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जंग लगने के लिए 3 घटक कौन कौन से, देखिए लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग ऑप्शंस होंगे, बस आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, चाहे ऑप्शंस कुछ भी हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर परिवर्तित होता है। तो देखिए जंग लगने पर लोहे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई लोहा है, अगर उस पर जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसका भार जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, लोहे का भार जो होता है वो बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी दिया है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ कौन सा होता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, जंग यानी रस्ट का रासायनिक संगठन, यहां पर रासायनिक संगठन आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Fe2O3.XH2O, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe2O3.XH2O, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह,
चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से क्या करता है? रोकता है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन हाइड्राइड और ऑप्शन डी दिया सिलिकॉन कार्बाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 37 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 आपका लिखा है कांच क्या है? अति शीतित तरल है, क्रिस्टलाइन ठोस है, ऑप्शन सी दिया है तरल क्रिस्टलन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा। अगर नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट डे में आपको ये क्वेश्चन फिर से करवा दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सिलिका जल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, सिलिका जल से भरी एक छोटी थैली होती है, ऐसे इतनी बड़ी होती है छोटी थैली, गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल। फिर इसके बाद चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिए होंगे, यहाँ पे दिए गए हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सिलिका जल के जो है ये नमी सोखती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिलिकॉन क्या है? चालक है, अर्धचालक है, विद्युत रोधक है, या फिर कुचालक है? ये आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो जो सिलिकॉन है ये क्या होता है? ये एक अर्धचालक है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से और सोडियम सिलिकेट से। तो क्वेश्चन नंबर 41 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका है, सोडियम बोरेट है, कैल्शियम सिलिकेट है, या फिर सोडियम सिलिकेट है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सिलिका। यानी विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो ये है सिलिका। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 42 क्वेश्चन कराए हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ है, वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने क्वेश्चंस कराए हैं ना, आज ही इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार क्वेश्चंस आपसे थोड़ा डिफरेंट पूछे आ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको अलग से भी यहाँ पे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे टेस्ट के समय, शाम को 4 बजे आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, तो शाम को 4 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।